हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। ठीक है। और इंटीग्रेशन बेसिकली फिजिकली हम किस तरह से फील करते हैं, क्या है वास्तविकता में मीनिंग इंटीग्रेशन का। ठीक है। और एलिमेंट किस तरह से लेते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, जब हम पहुंचते हैं तो एलिमेंट लेना पड़ता है, तो किस किस सिस्टम में किस तरह के एलिमेंट लेते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं हम इंटीग्रेशन की फिजिक्स के अंदर। ठीक है। फील के साथ में। ठीक है। कि मैथमेटिक्स में आपने सिंपल इतना पढ़ा होता है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो एक सांप बना दिया, एक डीएक्स लगा दिया, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स लगा दी, खेला खत्म, है ना। लेकिन फिजिक्स इससे कहीं ऊपर है। ठीक है। फिजिक्स में मैथ में आपको ये सिर्फ बताया गया कि इसका ये एक टूल है। ठीक है। इसमें ये इनपुट डालोगे तो ये आउटपुट मिलता है। बट फिजिक्स में ये है क्या, इसकी चीजें आपको समझने को मिलती है कि क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। क्या चीज? इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। ठीक। ओके साहब, एक बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। बेसिक एग्जांपल लेते हैं एरिया का। किसका? एरिया। किस चीज का एरिया? रेक्टेंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रेक्टेंगल। मान लो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल था। ठीक है। ये लेंथ ए थी, ये विड्थ बी थी इसकी। ठीक। हम जानते हैं हम एरिया किस तरह सीखते हैं, इसका हम एरिया अगर इधर लिखना चाहें तो एरिया हम जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल। ठीक साहब। लेकिन हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल में ना थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए, या हमने एक दूसरा रेक्टेंगल इस तरह से लिया कि मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और रेक्टेंगल क्या हमने एक इस तरह का शेप लिया। ठीक है। इस रेक्टेंगल को हमने चेंज करके एक शेप बना दिया, और वो शेप किस तरह का था? इस तरह का। ये शेप कर दिया हमने। ठीक। इधर से इसको इस तरह से शेप करके ये बना दिया। ठीक। ये लेंथ तो अभी भी एक है, ये लेंथ तो अभी भी ए है, लेकिन इसकी जो विड्थ है अब वो कांस्टेंट नहीं है। इसकी जो विड्थ है वो देखो ध्यान से, इधर अलग है और इधर अलग है। यहां से यहां तक विड्थ जो है लगातार चेंज हो रही है। यहाँ पे विड्थ अलग है, आप जिस भी पॉइंट पे देखोगे जाके विड्थ अलग है। इस पॉइंट पे देखोगे विड्थ ही है, इस पॉइंट पे देखोगे विड्थ ही है, इस पॉइंट पे देखोगे विड्थ ही है। तो हर पॉइंट पे विड्थ जो है वो चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे विड्थ जो है वो चेंज हो रही है। अब जब विड्थ चेंज हो रही है तो बहुत ध्यान सोचो, अगर मान लो हम लिखना चाहें इसमें एरिया, तो हम क्या लिखते हैं भाई? लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ में क्या लिखेंगे? विड्थ में क्या लिखेंगे? मान लो इस साइड में जो इस तरफ दूरी है दैट इज b1, और इस साइड में जो दूरी है दैट इज b2। तो क्या लिखेंगे? b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमें पता नहीं, क्योंकि विड्थ जो है कांस्टेंट नहीं है, एक फंक्शन है एक्स का। विड्थ क्या है, या वाई बोल सकते हैं क्योंकि वाई में है ना, तो वाई जो है एक फंक्शन है एक्स का, या विड्थ जो है वो फंक्शन है एक्स का। अच्छा, अगर विड्थ फंक्शन है एक्स का तो बहुत ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से सोचो कि इसकी विड्थ के लिए हम करेंगे क्या। अगर हम एक काम सोचे, अगर हमारे पास जो y है, बेसिकली y चेंज हो रहा लगातार, है ना, विड्थ जो चेंज, अगर विड्थ कांस्टेंट होती तो क्या हम उस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर डाल देते और हमारे पास एरिया फटाक से निकल करके आ जाता? भाई यही तो है एरिया, है ना। एरिया क्या है? दिस डिस्टेंस इनटू दैट कांस्टेंट। ठीक। लेकिन चूंकि कांस्टेंट नहीं, तो करने का तरीका क्या? हमने क्या सोचा, हमने एक अजम्पशन लिया कि मान लो एक छोटी सी जगह में, एक छोटी सी जगह में एक कांस्टेंट है, हमने इसका एक टुकड़ा निकाला, इसका एक इतना छोटा सा टुकड़ा निकाला, इसका एक इतना छोटा सा टुकड़ा निकाला जहां पे ये कांस्टेंट है। ठीक। या दूसरा तरीका आप समझ सकते हो कि इसको 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। हमने क्या किया? 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया, और उन 1000 टुकड़ों के लिए मान लिया कि विड्थ कांस्टेंट होगी। ठीक है। इस टुकड़े की विड्थ कुछ होगी, इस टुकड़े की विड्थ कुछ होगी, हर जगह की विड्थ अलग अलग होगी। तो सबके लिए आप क्या करोगे? सबके लिए क्या करोगे? ये लेंथ, छोटी सी लेंथ लेंगे, मान लो यहां से यहां तक लेंथ ले ली हमने डेल्टा x1, डेल्टा x1 यहां से यहां तक की लेंथ है, और ये लंबाई ले ली हमने b1 इंटू b1। ये हो गया पहली वाली इस टुकड़े का एरिया। ठीक। प्लस इस जगह पे हमने लेंथ ले ली डेल्टा x2, डेल्टा x2 इंटू विड्थ इस जगह पे ले ली हमने b3। ठीक। इस जगह का टुकड़ा लिया, यहां पे हमने विड्थ ले ली डेल्टा x3, और ये जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है ये विड्थ दैट इज b4, इस तरह से ले लिया। तो क्या सारे टुकड़ों को जब आप जोड़ोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा? चांसेस हैं कि थोड़ी थोड़ी सी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि इतनी जगह में तो आपका y ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बिल्कुल चेंज तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब यहां से मतलब पूरब से पश्चिम पहुंच गया, वैसा तो नहीं होता है।
इस वजह से थोड़ा थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से आंसर आ जाए। लेकिन अगर हम 1000 की जगह 10,000 टुकड़ों में तोड़ दें, अगर हम 1000 की जगह 10,000 टुकड़ों में तोड़ दें तो हर एक टुकड़े की जो चौड़ाई है ना, जो विड्थ है, वो कम हो जाएगी। और जब विड्थ कम हो जाएगी तो कांस्टेंट रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? कि जब बहुत पतला होगा तो वहां पर क्या ही कांस्टेंट, ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट ही आएगा। तो आप अगर टुकड़ों की लंबाई कम कर दोगे, टुकड़ों की लंबाई कम कर दोगे, तो बहुत ध्यान से सोचो कि उसमें जो विड्थ है उसके कांस्टेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। उसमें विड्थ है उसके कांस्टेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैथ वालों ने कहा तुम लोग इतना करते हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की। हमारे पास ये टूल है, अब तुम लोग को पता नहीं इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो मैंने मैथ वालों से पूछा, मतलब मैंने क्या, फिजिक्स वालों ने मैथ वालों से पूछा इसका करते क्या है। उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं, हम एक फंक्शन डालते हैं, इसका इंटीग्रेशन होकर जाता है। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि वास्तविकता में इसका इस्तेमाल यहाँ किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं कि इस फिगर को मैं इधर बनाता हूं, ठीक है, दोबारा इसी फिगर को बना रहा हूं, ठीक, ये फिगर था हमारे पास y x, ठीक, ये 0 ये a, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि अगर हम इसको 10,000 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इसको 10,000 की जगह अनंत टुकड़ों में तोड़े, अनंत टुकड़ों में तोड़े और हर टुकड़े के लिए हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट करें और फिर उनको जोड़ें, तो क्या आंसर जो एक्यूरेट है उसको आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, अनंत टुकड़ों में तोड़ने का तरीका क्या है, एलिमेंट लो। कैसे एलिमेंट लेंगे, हमने क्या किया, एक x पे जाकर के एक पतला सा एलिमेंट dx लिया, इसकी मोटाई क्या है dx, और मान लिया कि इस dx में y जो चेंज हो रहा है बहुत नेग्लिजिबली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए y जो चेंज, मान लिया ये y था इस टाइम पे, तो y बहुत ज्यादा जो चेंज हुआ नहीं, तो इस dx के लिए y अगर चेंज नहीं हुआ तो इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया क्या लिखेंगे। इस पतली सी स्ट्रिप में देखो छोटा सा एरिया आ रहा है, तो छोटा सा एरिया हमने लिखा dA, छोटा सा एरिया क्या लिखा dA, छोटा सा एरिया dA हमने लिखा कि विड्थ इनटू लेंथ कितनी है dx, y dx, ये किसका एरिया है, इस पतली सी स्ट्रिप का। अब बहुत ध्यान से सोचो कि क्या हमें इसी तरह की सारी पतली पतली स्ट्रिप्स को जोड़ना पड़ेगा, इस तरह की सारी पतली पतली स्ट्रिप्स को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का तरीका दिया गया ये इंटीग्रेशन, जोड़। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़, वो अंबुजा सीमेंट वाला जोड़, ठीक है। तो बहुत ध्यान सोचो कि अगर हमें जोड़ करना है तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, जोड़। तो अब ये क्या आ गया, ये टोटल एरिया हो गया, ये क्या हो गया, टोटल एरिया इज इक्वल टू ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये जो है इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, सारी स्ट्रिप्स का जो लेंथ इनटू विड्थ कर करके हमने सबको जोड़ा है, दैट विल बी द टोटल एरिया, दैट विल बी द टोटल एरिया। कहां से कहां तक, 0 से a, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से a, तो यहां लगाते हैं हम लिमिट 0 से a, और हो गया हमारा इंटीग्रेशन, तो दिस इज बेसिक्स, मतलब बिल्कुल ये बेसिक है आपका इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन करता है क्या, इंटीग्रेशन जिस भी एलिमेंट के लिए वो पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है उसको मतलब अनंत टुकड़ों में तोड़ता है, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी हर एक टुकड़े के लिए कैलकुलेट करता है, फिर सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है, हमारे पास वो पर्टिकुलर क्वांटिटी निकल करके आ जाती है। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं इन चीजों को, और चीजें फील आएंगी। एलिमेंट और लेंगे हम, भिन्न भिन्न तरह के एलिमेंट लेंगे, ठीक है, चीजें और क्लियर होगी। इसको उतारो फर्स्ट ऑफ ऑल। एक अगला एग्जांपल लेके इसमें बातें आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। किसका नाम सुना है क्या कभी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बहुत ध्यान सोचो, अगर नहीं पता थोड़ा सा मैं फील तो दे दूंगा साथ में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक रस्सी से बंधा हुआ है, और इस रस्सी को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूं कि मान लो ये मास है, ठीक है, ये मास है और ये इस रस्सी से बंधा हुआ है। अब इस रस्सी को ना मैं इसमें तो नहीं, दूसरी डायरेक्शन में घुमाता हूं, मान लो मैं इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहा हूं, यहां से घुमाता हूं, आसान रहेगा, ठीक है। इस एक्सेस के अबाउट घुमाता हूं तो क्या आराम से घूम रहा है, ठीक है। तो दिस इज द, इसको देखो, जैसे बात समझो कि इसका मास अगर m है, ठीक, और इसकी रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैग्नीट्यूड है वो बताता है कि इस ऑब्जेक्ट को घुमाना कितना मुश्किल है। और इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है दैट इज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, यानी रेडियस जितनी ज्यादा होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना सिंपल एक समझो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या है, मास। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है,
उसको अपन धक्का दे रहे हैं तो नहीं मूव करेगा, लेकिन छोटा सा ऑब्जेक्ट है, धक्का देंगे मूव कर जाएगा। तो बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता था कि मास जितना ज्यादा उस ब्लॉक को मूव कराना उतना ही मुश्किल, उसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट को घुमाना उतना ही मुश्किल। देखो मास ज्यादा तो चलाना मुश्किल, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो घुमाना मुश्किल। अब ध्यान से देखो, आर बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अब हम सिंपल आर बढ़ा के देखते, देखो देखो ध्यान से, मान लो ये हमने चार्जर दिया था, इसका ये मास है, ये आर है, मान लो हमने इस जगह पे आर पकड़ा, इस जगह पे, ठीक। अब हमने इसको घुमाया, आसानी से घूम गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है भी, लेकिन सोचो हमने इस जगह से पकड़ा, कहां से, इस वाली जो ये बंधा हुआ ना, इसके इधर से पकड़ा। तो अब देखो ध्यान से, अब घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अब घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम सोचो और बढ़ा ले तो तब तो उसको घुमाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस जगह से हम वर्टिकली तो शायद थोड़ा थोड़ा घुमा लेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टली इसको घुमाना ना बहुत मुश्किल है, घूमेगा ही नहीं आसानी से, ठीक है, ये बहुत मुश्किल से घूमेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना कितना मुश्किल हो सकता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसी चीज का मैग्नीट्यूड देता है। तो एक मास के लिए सिंपल ये होता है, अगर हम डिफरेंट मासेस कर दे, मान लो हमारे पास ये एक मास है m1, एक मास है m2, ठीक है, एक मास है, इस तरह से कई मास है हमारे पास, ठीक। मान लो कोई एक मास है mi, ठीक, तो इसकी दूरी यहां से r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी r3 है। इस एक्सिस के अबाउट हम इन सबको घुमा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस तरह से लिखते हैं कि I इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ mi/ri स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब सब क्या, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर सबको लिखो और सबको जोड़ दो, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान सोचो, ये सारा हम डिस्क्रीट सिस्टम के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो, मान लो ये चौक ही ले लो, ठीक है, चौक भी एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, हम इस चौक को, या हम एक पेन ले लेते हैं, अब क्या है, अब बहुत ध्यान सोचो, इसमें जो है अगर हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, अब जब हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, मान लो इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं इस तरह से, ठीक, तो ध्यान सोचो इसमें m क्या है, क्या m जो है वो यहां से यहां तक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसमें m तो है नहीं कि यहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, कहीं नहीं, तो इसमें पूरी जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें ध्यान से देखो कि अगर हम एक टुकड़ा ले, एक छोटा सा टुकड़ा ले यहां पर, तो इस टुकड़े की यहां से दूरी कुछ अलग है, इस टुकड़े की यहां से दूरी अलग है, इस टुकड़े की यहां से दूरी अलग है, इस टुकड़े की यहां से दूरी अलग है, तो हर टुकड़े की दूरी जो है वो अलग अलग है, मान लो इसको बनाना चाहें तो हमारे पास ये एक रॉड है, ये जो है L लेंथ की एक रॉड है, इसका मास क्या, टोटल मास जो है वो m है, और हमसे बोल देगा इसको इस एक्सेस के अबाउट घुमा दिया गया, बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। तो बहुत ध्यान सोचो कि इसमें मास जो है वो किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे नहीं, जैसे यहाँ पे मास फिक्स डिस्टेंस पे था, यहाँ पे मासेस फिक्स डिस्टेंस पे थे तो हमने डायरेक्टली कर दिया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि फिक्स डिस्टेंस पर नहीं है तो हमने क्या किया, इसको 100 टुकड़ों में फिर से तोड़ लिया, 1 2 3 4 5 6 99 100 हो गए ना, गिनती करिए आपने मेरे साथ, 100 टुकड़े हो गए, ठीक, ओके। अब हमने क्या किया, मान लिया कि हर टुकड़े की, मतलब यहां से इस टुकड़े की दूरी r1 है, दूसरे वाले की r2 है, तीसरे वाले की r3 है, चौथे वाले की r4 है, इस तरह से 100वें वाले की r100 है, ठीक, बात क्लियर। अब हम क्या करें कि हर, चूंकि हमने सब बराबर टुकड़ों में बांटा है, तो एक टुकड़े का मास कितना हो गया, m/100, ठीक, और उसकी दूरी क्या, पहले वाले टुकड़े की r1 स्क्वायर, ये हो गया पहले वाले टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस m/100 इंटू r2 स्क्वायर प्लस m/100 इंटू r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन m/100 इंटू r100 का स्क्वायर। क्या ये आएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी? तो सोचो कि अगर हम, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जो हमने एक टुकड़ा लिया, मान लो हमने ये टुकड़ा लिया, हमने कौन सा टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा लिया, तो इस टुकड़े को अभी भी अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस एक्स से अगर हम देखें तो इसमें भी यहां से यहां तक मास चेंज हो रहा है। इस वाली एज पर देखो, इस वाली एज पर मास जो है वो अलग दूरी पर है, ये दूरी पर है, बट इस वाली एज का जो मास है वो अलग दूरी पर है, तो इसमें भी एक्यूरेसी नहीं है। मतलब अगर आप टुकड़ों को अगर तोड़ दो तो और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, मतलब अगर सोचो हम इतने पतले टुकड़ों में तोड़े तब भी कुछ एक्यूरेसी कम ही आएगी, मतलब अब भी जो है ये दूरी और उस वाले पर्दे की दूरी अलग अलग है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सोच रहे हैं कि जितना पतला टुकड़ा होगा उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। अर्थात करने का तरीका यहाँ पर क्या होता है कि हमने इंटीग्रेशन की हेल्प ली। इंटीग्रेशन ने क्या किया, फिर से भाई
इंटीग्रेशन कितने टुकड़ों में तोड़ रहा है? 100 1000 में नहीं, वो अनंत में तोड़ता है। यानी हमने क्या किया, x पे जाके dx का एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, और ये dx क्यों लिखते हैं? d का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत छोटा एलिमेंट है, यानी इसके इस एंड और इस एंड की जो मोटाई है, इस एंड और इस एंड के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। तो इस एंड के लिए जो मास है वो क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से दो, इस एंड के सॉरी इस टुकड़े के लिए जो हम छोटा सा मास लिखेंगे dm, वो क्या आ जाएगा? इसका टोटल मास कितना था? m। कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है? कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड? l। तो m बाई l क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ इनटू हमें निकालना कितनी लेंथ का? dx का। तो m बाई l इंटू dx, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? इस छोटे से टुकड़े का मास। बात समझ रहे हो भाई? l लेंथ में m मास, तो एक लेंथ में m बाई l मास, तो dx लेंथ में m बाई l इंटू dx मास, है ना? कक्षा 6 का सवाल है ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? dm मास आ गया। अब क्या ये dm मास यहां से x दूरी पर है, तो इस dm मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिखेंगे? इस dm मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं आया, dm इंटू एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब करना क्या है? इंटीग्रेट कर दो, dm की वैल्यू क्या डाल दो? m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर dx, ये क्या आ गया? टोटल i। x की लिमिट क्या यहां से x शुरू कर सकते हैं और यहां तक खत्म, यानी 0 से l तक, 0 से l तक क्या आ गया? यहां से m बाई एल बाहर आ गया, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला बस याद क्या रखना है कि x पे पावर n dx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाता है? x पे पावर n+1 अपॉन n+1। बात क्लियर है ना? तो x पे पावर n+1 का मतलब x पे पावर n1 प्लस यानी x पे पावर 3/3, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 0 से l तक। बस करना क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो m बाई एल 3 बाहर ले आओ, क्या आ जाएगा? यहां से अपर लिमिट डालोगे तो l क्यूब माइनस 0 क्यूब, क्या आ गया? यहां से l क्यूब आ गया, एक के लिए 2 बचेंगे, तो m l स्क्वायर बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। देखो एक्सिस का भी फर्क पड़ता है, एक्सेस का भी फर्क पड़ता है। आप अगर इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग आएगा। लेकिन मतलब बात समझो ध्यान से कि हमारे पास जैसे ये रॉड थी, ठीक है, तो अगर हम इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। लेकिन हम इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं, इस एक्सेस के अबाउट, समझ रहे हो? इस वाली 20 से समझ रहे हो? इस तरह से घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, क्योंकि यहां से अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। यहां के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहां के लिए सिमेट्री इधर भी है इधर भी है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जो एक्सेस है ना, उसको चेंज करने पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज होता है। हालांकि हम यहाँ इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे नहीं। इंटीग्रेशन किस तरह से कर रहे हैं वो हम समझना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमने एलिमेंट लिया इंटीग्रेशन के लिए। देखो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा ना, बेसिक वाला, ठीक है, कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, बेसिक तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले क्या होता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। लाइक ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर, ये मैं जो यहाँ पे लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, लिमिट्स लगी होगी, अगर लिमिट्स नहीं लगी तो एक कांस्टेंट का यहाँ पे जोड़ कर देते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा साहब, तो ये हो गया हमारे पास बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल करते हैं जिसमें अब बेसिकली एलिमेंट लेना सीख रहे हैं। जैसे हमारे पास रॉड थी, तो रॉड के लिए हमने क्या किया, एक्स पे जाके, रॉड के लिए हमने क्या किया, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लिया। अब सोचो ध्यान से कि ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है, किस वाली एक्सिस के, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या करते हैं, केवल लिमिट चेंज करते हैं। अब चूंकि यहां से हम एक्स लेंगे, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेंगे, तो एक्स की लिमिट हम क्या ले सकते हैं, -l/2 से +l/2, -l/2 से +l/2। बात समझ ना, इधर -l/2 तक जा सकते हैं, इधर हम +l/2, क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, l, तो इधर हाफ इधर हाफ। बात समझ रहे हो? तो लिमिट्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लिमिट्स हम किस तरह से ले रहे हैं, ठीक। एक अगला एलिमेंट लेते हैं, उसमें और फील आएगा, ठीक है, उसको उतारो फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब मान लो हमारे पास एक रिंग दी गई, हालांकि हमें इसमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है, लेकिन रिंग की बात समझ लेते, करते क्या है। हमारे पास एक रिंग दी गई है, ठीक, ओके साहब। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालते हैं। मान लो हमारे पास ये रिंग है, ठीक, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक। तो इसके लिए ध्यान देखो, अगर इसकी रेडियस r है, चूंकि सारा का सारा मास जो है वो सेम डिस्टेंस पर है, सारा का मास सारा कहाँ है, इसमें सेम डिस्टेंस, यानी रेडियस पर ही रखा हुआ है। अगर रेडियस पे सारा का सारा मास है, अर्थात इसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²। तो यहाँ पर तो हम रिंग के लिए तो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम रिंग के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिंग के लिए हम कैलकुलेशन का एग्जांपल लेते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ मास का। किसका, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास, वो भी हाफ रिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाफ रिंग की, ठीक है। हाफ रिंग के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि हाफ रिंग का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr² आ जाएगा, लेकिन इस वजह से हम सेंटर ऑफ मास में जा रहे हैं। हमने हाफ रिंग ली, हमने क्या किया, हाफ रिंग ली, और इसका ये सेंटर था, ये डिस्टेंस r थी,
ठीक, हमसे बोला गया इसका मास m है अगर, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो रिंग में एलिमेंट मैं बेसिकली आपको एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ कि एलिमेंट किस तरह से लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमसे बोला गया ये एक रिंग है, हाफ रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कल बोल सकते हो, ठीक है, सेमी सर्कल है, इसका जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो एलिमेंट किस तरह से लेते हैं मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट, रिंग में एलिमेंट लेने का तरीका सिंपल याद रखो, थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट काटा, जैसे वहां पे एक्स पे जाके डी एक्स कर रहा था ना, वैसे इसमें थीटा पे जाके डी थीटा का हमने एक एलिमेंट लिया। इसकी लेंथ ये कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा। बात क्लियर है, आर इंटू डी थीटा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आर्क है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। क्लियर है, ये वाली कौन सी वाली, इतनी 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 लेंथ कितनी हो गई, आर डी थीटा, ठीक। अब हम जब सेंटर ऑफ मास लिखते हैं तो मान लो हमें देखना है सेंटर ऑफ मास, तो हम आर सी एम या हम बेसिकली लिखते हैं अगर सीधा वाई सी एम या एक्स सी एम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। एक्स सी एम ने सपोज दैट लिखा, तो एक्स सी एम फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ये होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ठीक। तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला कहां से बनता है इसको भी समझो, कि हमने क्या किया, एक ये डीएम मास है ना, ये डीएम मास है। अब सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, हम बेसिकली सारे मासेस का ऐसे करते हैं, सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे एक्ससीएम लिखा तो क्या कहते हैं, समेशन एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई, ये करते हैं, ठीक है। यानी हर मास का उसकी डिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे मास जो है वो, यहाँ पर जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मास ये मास ये मास ये मास सारे मासेस हैं, ठीक। तो हमने ये वाला मास लिया, ये छोटा सा मास कितना आ जाएगा, छोटा सा मास डीएम कितना आ जाएगा, एम बाई टोटल डिस्टेंस यहाँ से आता कितनी है, पाई आर, टोटल 2 पाई आर होती है, तो आधी कितनी होती है 2 पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी, पाई आर इंटू आर डी थीटा। ये क्या आ गया, छोटा सा मास, कैसे आया, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू जो छोटा सा लेंथ का जो मास हमें निकालना है। बात क्लियर है, ये छोटा सा मास आया, इसको उठा के यहाँ रखो, क्या आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x क्या होता है, x होता है जो डीएम मास लिया ना, ये जो डीएम मास लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। अब चूंकि खुद ही छोटा सा एलिमेंट है, अभी छोटा सा एलिमेंट है, तो इस छोटे सा एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, यहीं पर होगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब चूंकि हम एक्स एक्सिस में निकाल लें तो एक्स एक्सिस में दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस में दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल आर है, ये कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आर कॉस थीटा इंटू डीएम क्या है, एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम को आप करोगे तो टोटल एम ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम का मतलब टोटल मास कितना है इसका, एम है, तो बेसिकली यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ एक्सयूम आ जाएगा 0, यहाँ पे एक्सयूम क्या आ जाएगा 0। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट लेना सीख रहे हैं। इस तरह से मैंने आपका पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया कि रिंग जब भी रिंग हो तो एलिमेंट लेने का तरीका क्या है, आप थीटा पर जाओ, डी थीटा का एलिमेंट काटो, इस डी थीटा के एलिमेंट की लेंथ क्या होगी, आर डी थीटा। अब जो भी क्वांटिटी यहाँ पर आपको निकालनी हो, लाइक हमें मास निकालना था तो हमने ये कर दिया। अब सपोज हमें दिया होता कि ये एक रिंग है और इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, या टोटल चार्ज दिया गया आपको क्यू, टोटल चार्ज क्या दिया गया है, क्यू। तो हमसे बोला गया बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमसे पूछा गया बताओ इस फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये रेडियस है। तो फिर हम क्या करेंगे, थीटा पर जाके डी थीटा का एलिमेंट काटा, इस डी थीटा एलिमेंट की लेंथ क्या है, आर डी थीटा, तो इस पे छोटा सा चार्ज डी क्यू लिखेंगे। छोटा सा चार्ज डी क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू दैट एलिमेंट वाला लेंथ, मतलब तो यहाँ पे छोटा सा चार्ज आ गया, यहाँ पर छोटा सा चार्ज आ गया, यहाँ पर छोटा सा मास आ गया। बात समझ रहे हो, बट एलिमेंट लेने का तरीका सेम है। मान लो हमें फुल रिंग भी दी गई है, फुल रिंग दी गई है, तो फुल रिंग के लिए भी थीटा पे जाके डी थीटा किया, लेंथ क्या आ जाएगी, आर डी थीटा। अंतर क्या है इसमें और इसमें, कि बहुत ध्यान सोचो कि अगर हमारे पास हाफ रिंग है तो हाफ रिंग का मतलब यहां से शुरू कर सकते हैं और यहां पे खत्म, तो थीटा की लिमिट क्या हो सकती है, 0 से पाई, बस लिमिट का भी ध्यान रखना है इसमें, 0 टू पाई। लेकिन अगर हम फुल लेंथ लेंगे तो हम यहां शुरू करके पूरा 360 घूम सकते हैं, तो यहां पर लिमिट क्या होगी, 0 टू 2 पाई, यहां पर लिमिट क्या होगी, 0 टू 2 पाई। तो इस तरह से हम एलिमेंट लेते हैं एक रिंग के केस में। रिंग की रॉड में क्या था, एक्स पे जाके dx की एक एलिमेंट काट लिया, ठीक। रॉड में सॉरी रिंग में क्या है, थीटा पर जाके डी थीटा का एक हमने एलिमेंट काट लिया, उसकी लेंथ लिख ली। अब जो भी क्वांटिटी में मास चाहिए छोटा सा मास निकाल लिया, चार्ज चाहिए छोटा सा चार्ज निकाल लिया। क्या बात क्लियर है, पक्का 100%। अभी डिस्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिस्क की। डिस्क के लिए फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मतलब सूटेबल है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है, चूंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे एग्जांपल्स में ले रहे हैं। चूंकि इसमें रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इंटीग्रेशन से नहीं होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट होता है mr²
है ना, क्योंकि सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसमें कुछ में कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो फिर से हम डिस्क का केस लेंगे और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे वापस आएंगे। ठीक है, इसको नोट करो। तो यहां तक की चर्चा क्लियर है। अब हम बात करते हैं डिस्क की। किसकी? डिस्क में। कि डिस्क में एलिमेंट किस तरह से होते हैं। डिस्क में सब फना है ना। तो डिस्क में हम डिस्क में एलिमेंट किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो मेरे को। तो मान लो हमारे पास एक ही डिस्क है, हमारे पास एक ही डिस्क है। चलो साहब डिस्क है, ओके। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल मास जो है दैट इज m, और तो जो भाई डिस्क है तो मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये डिस्क है आपकी। बात समझ आ रही है? ये डिस्क है आपकी। ठीक, यहां पे सेंटर है और हमने मान लिया इसकी रेडियस जो है दैट इज r। ठीक, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। जैसे समझो, जैसे आप जब वो सीडी प्लेयर होता है, सीडी प्लेयर में जब आप सीडी रखते हो या डीवीडी रखते हो, इसके लिए डीवीडी ले लो, तो डीवीडी होता है ना, तो डीवीडी जब आप रखते हो डीवीडी प्लेयर में तो ऐसे गन करके घूमता है। सेम है ये। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टोटल मास अगर m है तो इस डीवीडी प्लेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, घूम करके घूम रही है पूरी। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, अब चूंकि यहाँ पर देखो रिंग के केस में अंतर क्या था। रिंग के केस में जो सारा का सारा मास था, जैसे इस ये निकलेगा नहीं, लेकिन समझो ध्यान से कि अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे तो इसके अबाउट अगर हम इसको घुमाएं, ठीक है, तो सारा का सारा मास जो है इसके डिस्टेंस पर ही, जो r डिस्टेंस है यानी रेडियस है, वहीं पर कंसंट्रेटेड है। बट यहाँ पर क्या है कि मास जो है वो पूरी प्लेट में, पूरी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप अगर डिस्टेंस चेंज करोगे, यहाँ से अगर इस डिस्टेंस पे जाओगे तो मास अलग है, यहाँ से इस डिस्टेंस पे जाओगे तो मास अलग है, हर जगह हर डिस्टेंस पे मास है। इसमें करने का तरीका क्या होता है, डिस्क में जब भी हमें एलिमेंट लेना है तो एलिमेंट लेने का तरीका क्या है, हम r पर जाकर रखे dr की एक रिंग काटेंगे। क्या काटेंगे? dr की एक रिंग काटेंगे। ये रिंग कट गई, इसकी मोटाई क्या है dr, r पे जाकर के dr की एक मोटाई रिंग काटेंगे। तो ये आपको इस तरह से दिख रही होगी। ये इस तरह से दिख रही है, कहीं पर मोटाई ज्यादा हो गई लेकिन छोड़ो। ये r है और ये मोटाई क्या है dr, और ये बहुत पतली मोटाई होती है, बहुत पतली मोटाई होती है। तो हम अगर क्या करें, हम चूंकि जानते हैं कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ये क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बात करिए ना कि उसमें सारा का सारा मास जो है वो r डिस्टेंस पर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया mr², है ना। बट यहाँ पर क्या है कि हमने चूंकि इसको रिंग्स में काटेंगे, सर रिंग 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 करेंगे, तो बहुत ध्यान सोचो कि अगर हम इस वाली रिंग की बात करें तो इस रिंग के लिए मास लिखना चाहिए, छोटा सा मास इस रिंग का कितना है। तो टोटल मास क्या है डिस्क का, कैपिटल M। कितनी जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना एरिया है इसका, πr²। एरिया क्या है, πr²। अब हमें निकालना कितनी जगह का है, इतनी जगह का। तो इसका एरिया लिखेंगे। इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो, लेंथ इतनी जो भी है और उसकी मोटाई जितनी है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे, एरिया निकालेगा। तो लेंथ कितनी है यहाँ तक 2πr, लेंथ कितनी है 2πr, और मोटाई कितनी है इसकी dr। तो ये क्या आ गया, इस रिंग का एरिया। बात समझ रहे हो ना भाई, ये लेंथ हमने ले ली और ये मोटाई हमने ले ली, तो क्या आ गया इसका एरिया। तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इनटू द डिजायर्ड एरिया। सिंपल यही करते हैं। ठीक, ओके। अब हमें करना क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, dm इंटू r², सॉरी स्मॉल r², क्योंकि ये रिंग की रेडियस क्या है, जो रिंग घूम रही है ये वाली रिंग जो है, इस रिंग की रेडियस क्या है स्मॉल r। तो क्या आ जाएगा dm इंटू r²। कर देंगे इंटीग्रेट। लिमिट्स कहां से कहां तक, स्मॉल r कहां से कहां तक ले सकते हैं, क्या 0 से लेकर के कैपिटल R तक जा सकते हैं, 0 से लेकर कैपिटल R तक जा सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, dm की वैल्यू क्या है, कुछ कट रहेगा, पाई से पाई कट गया, क्या आ गया 2m/r² इंटू r/dr, और ये एक r² तो r³ हो गया। करेक्ट है क्या। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R तक। तो हमारे पास क्या आ गया 2m/r², और r³ का इंटीग्रेशन फिर से वही x⁻n+1 अपॉन n+1, तो r⁴/4, 0 से r। क्या आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया, ये कट गया, सही है। तो m/2r² इंटू रखोगे तो आपके पास क्या जाएगा r⁴ माइनस 0/4, 0 खत्म हो गया। यहाँ से क्या आएगा 2r, ये 4 2 खत्म हो गए, तो mr²/2। बात क्लियर है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग बात है, बट समझना क्या है कि हमने एलिमेंट क्या लिया, हमने डिस्क के केस में ऐसे लिख लेना, डिस्क के केस में r पे जाके dr की एक रिंग काटनी है। रॉड के केस में क्या था, x पे जाके dx का एक पॉइंट काटना है, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट काटना है।
जब हम लेते हैं रिंग, तो रिंग के केस में थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग, सॉरी डी थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक। डिस्क के केस में आर पे जाके डी आर की एक रिंग काटते हैं। बात समझ आ रही? तो इस तरह से इसमें एलिमेंट लेते हैं। अब अगला क्या लेंगे? अगला लेते हैं सॉलिड, सॉरी हॉलोस्फीयर। अगला क्या लेते हैं? हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर के केस में भी क्या करते हैं, पहले इसको उतारो फिर बात करते हैं। अब लेते हैं एक हॉलोस्फीयर। क्या चीज? हॉलोस्फीयर, ठीक। हॉलोस्फीयर क्या है? ये मेरे पास खोखला गोला, रिंग मत समझना, ये गोला है, ठीक है। ऐसा समझ लो खाली बॉल है ना, ये तुम्हारा खाली दिमाग, ऐसे सोच सकते हो, बट वो स्फीयर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक खोखला गोला है, एक हॉलोस्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है? आर, ठीक, ओके। और हमने क्या किया, इसको इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से घुमा दिया। हमने क्या किया, इसको इस तरह का घूम, जैसे पृथ्वी घूमती है, ग्लोब 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 है ये क्या है? ग्लोब, घूम करके घूम रहा है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट लेने का तरीका क्या? ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत गहराई सुनोगे तो चीज समझ आ जाएंगी। क्या हम इसमें एक काम कर सकते हैं, जनरली जो जो हमारे पास स्फीयर होते हैं, जो हॉलोस्फीयर होते हैं, इसमें भी एलिमेंट लेने का स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप क्या करो, आप किसी यहाँ से, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो यहाँ से आप थीटा पर जाकर के, यहाँ से आप थीटा पर जाके डी थीटा का, यहाँ से जाके आप डी थीटा का एक एलिमेंट लिया, ठीक, फील करना, डी थीटा का एलिमेंट लिया और इस डी थीटा एलिमेंट को आपने पूरी रिंग पे घुमा दिया। इस डी थीटा एलिमेंट को आपने पूरी रिंग पर घुमा दिया इस तरह से, समझ लो, ऐसे गए, ऐसे करके घुमा दिया, थीटा पर गए, थीटा पर गए, डी थीटा का एक एलिमेंट ऐसे काटा और उसको ऐसे करके घुमा दिया, तो हमारे पास ध्यान रखो एक आलू का छिलका टाइप बन जाएगा, समझ लो। तो इस आलू के छिलके को एक रिंग मान सकते हैं क्या? इस आलू के छिलके को, ये एक रिंग ही तो बन गई है, ये क्या है? एक रिंग बन गई। और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते हैं, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। और हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ध्यान देखो, जो टोटल मास का क्या है? एम, टोटल मास क्या है? एम। तो इस रिंग का मास छोटा सा कितना लिखेंगे? डीएम इज इक्वल टोटल मास एम अपॉन टोटल क्या है? टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल एरिया क्या है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिजायर्ड एरिया क्या है? इंटू डिजायर्ड एरिया क्या है? इस रिंग का, जो रिंग इस तरह से बनी है ना, ये जो रिंग इस तरह से बनी है ना, ये रिंग इस तरह से बनी, इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा? ये अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसका क्या होगा? 2 पाई आर इंटू इसकी विड्थ क्या है? इसकी विड्थ क्या है? अगर हम आर पे जाके, सॉरी थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिए तो इसकी विड्थ क्या जाएगी? आर डी थीटा इंटू आर डी थीटा। अब बहुत ध्यान से सोचो, स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर ये डिस्टेंस है, स्मॉल आर क्या है? ये डिस्टेंस है ना, इसकी रेडियस। इसकी रेडियस का क्या करेंगे? ये डिस्टेंस अगर आर है, ठीक, तो ये क्या होगी? ये क्या होगी? आर कॉस थीटा, चूंकि ये थीटा है, सॉरी ये हो गया तुम्हारे पास, हाँ ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा, ये आर, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगी? आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगी? आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा, तो ये आर कॉस थीटा, तो ये भी आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, ठीक, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। अब ये आर कॉस थीटा है तो ये भी कितनी होगी? आर कॉस थीटा। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर आर की जगह क्या रख देंगे हम? आर कॉस थीटा, ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं इसको, 2 पाई आर कॉस थीटा। क्लियर है? क्लियर है? आर स्क्वायर से 2 आर कैंसिल हो गया, 2 पाई से ये बचा 2, तो आ गया m/2 कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? पक्का? ओके। अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, डी आई इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे? डी आई इज इक्वल टू छोटा सा मास dm इंटू इसकी जो डिस्टेंस है, जिस एक्सिस से घूम रहा है, ध्यान देना ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है ना, उस एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये, तो ये r है, तो यानी क्या आ जाएगा? r cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? dm की वैल्यू इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? कैलकुलेशन तो करते रहोगे, लेकिन जरूरी बात क्या है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। थीटा जो है, बहुत ध्यान सोचो कि जब आपने ये थीटा लिया तो इसमें इधर वाला पोर्शन ऑटोमेटिक कवर हो गया, इधर वाला पोर्शन ऑटोमेटिक कवर हो गया। आपने ये एलिमेंट लिया था बट ये पोर्शन ऑटोमेटिक कवर हो रहा है, इसका मतलब आप यहां से यहां तक कोई भी एलिमेंट लोगे उसमें यहां से यहां तक का कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप यहां से यहां तक कोई एलिमेंट लोगे तो उसमें यहां से यहां तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब थीटा आप जा सकते हो इधर π/2 तक जा सकते हो, तो इधर वाले π/2 के एलिमेंट का जो है कवर हो जाएंगे, और इधर अगर π/2 तक जाओगे तो इधर वाले π/2 के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, यानी प्लस π/2 से माइनस π/2। कहां से कहां तक? ये हमारे पास ऊपर प्लस π/2 तक जा सकते हो, नीचे माइनस π/2 तक।
बात क्लियर है। अब बचा क्या इसका इंटीग्रेशन, डीएम की वैल्यू रख तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डीएम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये दी गई है m/2 कॉस थीटा, और इसको खोलोगे तो r² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2। अब बचा क्या यहाँ पर, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास mr²/2 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, करेक्ट है। -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 कैसे लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा को आप दो तरीके से तोड़ के लिख सकते हो, या तो कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में लिख सकते हो, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 4 कॉस 3 थीटा माइनस क्या था 3 साइन थीटा, सॉरी 3 कॉस थीटा, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला, ये तो कर सकते हो, या जनरल इस तरह से कर सकते हो इसको, कॉस क्यूब थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आप क्या मानोगे, आप मान लेना साइन थीटा इज इक्वल टू टी, साइन थीटा को क्या मानोगे टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आपने साइन थीटा को टी माना तो कॉस थीटा डी थीटा क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा डी थीटा हमारे पास क्या आ गया डी टी माइनस का डी टी, ठीक है, डिफरेंशिएट किया, तो बहुत ध्यान से देखो, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, हम एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम एलिमेंट लेने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मैं ये कर लोगे ना, यहाँ पर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन, जो कि मैंने इस तरह से बताया, सिंपल है, करने का तरीका बता दिया, अब कैलकुलेशन करके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक, बात क्लियर। अब इसमें अगला सिस्टम क्या आता है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर में क्या करते हैं, ध्यान दो, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक, सॉलिड स्फीयर इस तरह से होगा, ठीक, और हमने इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा दिया, हमने इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा दिया, तो सॉलिड स्फीयर में मान लो इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, तो एलिमेंट लेने का सॉलिड स्फीयर में तरीका क्या होता है, स्लाइस काटना, चिप्स काटना, चिप्स काट सकते हो, जैसे चिप्स काट काट के रखोगे तो आपका सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, r पे जाके dr की एक डिस्क काटी, ये डिस्क है, ठीक है, समझ रहे हो, ये एक डिस्क कटेगी इस तरह से, ये डिस्क कटेगी, आर पे जाके डी आर की एक चिप्स काट दी। अब जब आर पे जाके डी आर की एक चिप्स काट दी तो इसके लिए छोटा सा मास आप क्या लिखोगे, इस छोटी सी चिप्स का मास क्या लिखोगे, डीएम, डीएम क्या हो जाएगा, अब इसमें जो मास है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो वॉल्यूम के लिए लिखेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा m बाई वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम इंटू इस चिप्स का वॉल्यूम, इंटू चिप्स का वॉल्यूम क्या है, चिप्स की सरफेस एरिया इंटू चिप्स की मोटाई, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस ये r, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, सॉरी ये तो r ही था, मतलब हमने x मान ली इसकी रेडियस, तो क्या लिखेंगे पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी आर, और x निकालेंगे कैसे, x निकालेंगे कैसे, ध्यान देखो हमारे पास ये चिप्स बनी है, ये चिप्स बनी है, ठीक है, और ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस हमने x मानी है, ठीक, ये सेंटर था, ये दूरी r है और ये दूरी हमारे पास स्मॉल r है, ये दूरी रेडियस है, ये x है, ये r है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो जब यहाँ पर लिखोगे तो x स्क्वायर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू डी आर, दिस इज द एलिमेंटल मास, दिस इज द एलिमेंटल मास इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, मतलब रॉड थी, x पे जाके dx का काट लिया, ठीक, रिंग थी, थीटा पे जाके डी थीटा का हमने एक एलिमेंट लिया, जब इसके बाद हमने डिस्क लिया तो r पे जाके dr की एक रिंग काट ली, ठीक, सॉलिड स्फीयर था, थीटा पे जाके डी थीटा की हमने एक रिंग काट ली, ठीक, सॉलिड स्फीयर था तो हमने r पे जाके dr की एक डिस्क काट ली, इस तरह से काम करते हैं इसमें, तो इस तरह से हम एलिमेंट लेते हैं जो भी हमारे पास सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट तरह के दिए होते हैं, जनरली फिजिक्स में हम इन्हीं तरह के सिस्टम्स का यूज करते हैं, ठीक है, यही 5-6 सिस्टम जो भी मैंने बताए इनका ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गए, तो इन तरह के सिस्टम्स का यूज करते हैं हम, और भी अगर आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ और चीज़ें जो हैं वो और बताई जानी चाहिए इसमें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कर दो कर दो कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो, अभी करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल विजिट करके देखो, आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप जा करके डाउनलोड करो, इंस्टाग्राम पे आकर के फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओ, सारी चीज़ें अवेलेबल, नोट्स आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे पास जो ऐप है वहाँ पर, तो जाकर इसे चेक करो, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है।
आई होप बातें क्लियर हो गई, ठीक है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।